मेरा नाम विनोद है। मैं गांव से शहर आया था। मैंने यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। मैं शहर नौकरी की तलाश में आया था। मैं यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई थी और मैंने अपना एक होटल कर लिया था जो सिर्फ मेरा ही था और इसका मालिक भी मैं ही था। ज़िंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम किया करते थे। वो सब खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था पर यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए हमारे होटल में आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र 28 साल की हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैंने एक लड़की को देखा था। वो मुझे पहली नज़र में देखते ही भाग गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था। ये सोच रहा था कि ये क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है ना कि मेरा उससे कोई रिश्ता था और ना ही कोई संबंध था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वो बेचैन होकर और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर, मैं मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे देना। मैं बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था। उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरे होटल के रूल के खिलाफ है। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की, कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। और फिर इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने फिर से कहा, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आई थी। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बुरा आदमी तो नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम कहाँ पर काम किया करोगी। उसे मैंने सब्ज़ी वगैरह काटने का, चीज़ों को फ्राई करने का और मसाले पीसने का काम दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने कुछ और लोग रखे हुए थे। फिर उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया है और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। आप देखना ऐसा ना हो कि कल वो काम पर आए ही ना और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वो अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी। वो लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर जाती थी। और जब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था, अपने 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक ऐसी फरमाइश कर दी थी। उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैं उसके एक बार के ही कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए। उसने कहा, सर मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे
चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैंने जब उसकी यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था, और फिर मैंने उस पर डांट लगाई थी। कहा था कि यह तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझसे यह बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम काजल बताया था। उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और वो सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सिर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वो देखने में जवान और बेहद खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरी डांट पर वो बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन एक दिन वो अचानक किचन से भागती हुई निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि ये क्या मैटर है। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। मैंने उन लड़कों को कहा कि काजल यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया? तो वो कहने लगे, नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वो डरकर भागी है, ज़रूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वो सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी? उसने कहा कि होटल के काम करने वाले जो वो नौकर है जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वो किसकी बात कर रही है। मेरे होटल में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के, जिसका नाम सोहन था, वो उसकी बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वो बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने आकर मेरे शरीर के साथ टकरा जाता और कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी कमर में डाल दिया और फिर मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें उस टाइम मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोहन को बुला लिया और कहा था कि क्या तुमने ये हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से ही औरतें इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि जहां हम इज्जत से काम कर रहे हैं वहां भी हमारी इज्जत महफूज नहीं है, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द ही उन्हें कोठी की तरफ धकेल देते हैं। सोहन ने कहा, सर, ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं आपके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। इस लड़की को आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। आपने उसकी बात मान ली और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो सोहन की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है, इसी ने ही लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने सोहन से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो मेरे होटल से चला गया, पर जाते जाते कहकर गया था कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया था तो वो मेरी इस बात पर तारीफ़ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसका नाम भी बदनाम करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे वेटर ने कहा था कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रख कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मैटर्स तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक की बात तो नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया, तो कोई 6 साल से नहीं गया, तो कोई 8 साल से नहीं गया होगा। ऐसे में खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या किसी मर्द में इतना भी कंट्रोल नहीं? वो आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है। सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नी से ही दिल नहीं भरता, बल्कि दूसरी औरतों पर भी उनकी नज़र होती है। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं।
और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो वो इस चीज़ का बहाना ना बनाएं कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम करने के लिए ही कर रहे हैं, और किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो वो उसे सहारा देने की कोशिश करे, उस औरत के साथ कोई गलत काम ना करे। मैंने उससे कहा कि अगर काजल को काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर काजल के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग्स नहीं होती तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वो अपनी स्पेशल जगह बना चुकी थी, जबकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा थी या नहीं, उसके माता पिता थे या नहीं, उसकी क्या मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की, आखिर वह यहाँ पर काम क्यों कर रही थी। मुझे उससे प्यार हो गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था, जिंदगी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वो शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो शादीशुदा है। वो कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वो तो एक कमसिन से जवान लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वो खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसे इस बात का आइडिया लग गया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ बहुत पसंद है। वो कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ बना कर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना कर लेते आऊँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही खीर टेस्ट की तो मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, यह बात मुझे पसंद आई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि ये खीर तुम मेरे होटल पर भी बनाया करो। मैंने उसको अच्छे पैसे पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था, और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे, और होटल का बचा हुआ खाना भी वो अपने घर ले जाती थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी, और उसकी परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैटर है, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो। उसने मुझसे कहा कुछ नहीं। मैंने उससे कहा प्लीज़ मुझे बताओ। उसने कहा कि आप क्या करोगी मेरी कहानी सुनकर। अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं ये क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था और जगह जगह पानी भर गया था। बस गाड़ी में बैठे हुए कुछ कस्टमर आए थे, लेकिन फिर भी वो चले गए। अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घर को चले जाओ। सभी लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। सभी के साथ काजल भी जा रही थी। उसने दरवाजे के बाहर जाते हुए देखा और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि वो वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वो अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वो क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया ये सब। तो वो कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। अगर आप कहो तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मुझे इस तरह के ऑफ़र दे रही थी, वो भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बातें सुनता है तो वो क्या सोचता है। जाहिर सी बात है वो यही सोचेगा कि ये लड़की ठीक नहीं है।
लेकिन वो शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने के लिए तैयार था तो मैं क्यों पीछे हटता। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहले तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर के देखने की कोशिश की तो वो रोने लगी थी और ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। वो कहने लगी कि मुझे जाने दो प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर अपनी आदतों से मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे गलत काम करने का ऑफर देती है और अब कह रही है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं यह सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही है? ये मुझे जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे ले जा रही है, कहीं वहाँ पर मुझसे ये सब कुछ छीन ले, मेरी गाड़ी ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे मोबाइल भी थे। वो सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिए तो क्या होगा? किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक तो उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन उसे आज ही सब कुछ क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मेरे दिमाग में हज़ार तरह की बातें आ रही थी जब अचानक से उसने कहा कि वो सामने वाली गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दे। यह घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था घर की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वो भी गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालत देखकर आइडिया हो रहा था, यहाँ पर गरीबी राज करती थी। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने ही किसी बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि यह लड़की शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जब भी वो काम पर आती अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी। बच्चे की चीज़ें तो पड़ी हुई थी मगर बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक बच्चे की पुरानी सी बॉटल थी और कुछ खिलौने थे, उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वो मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वो जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए काजल से पूछने लगा कि ये कौन है। काजल ने इशारे से बताया कि ये मेरे सर हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये वहाँ के मालिक हैं। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने दवाई भी खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा और था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। घर में बच्चों के खिलौने तो पड़े हुए थे, लेकिन बच्चा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर काजल बाहर आ गई थी और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने उसे कहा तुम्हारा यह घर बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वो मेरा पति है। यह सुनकर जो मेरे हाथ में उम्मीद का शीशा था वो चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और ये पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा पति बीमार है और मैं इसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, यह तो मैंने देख लिया, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे पति को जो इनकी हालत ऐसी हो गई? इस पर काजल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या है? उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वो ऐसा ही था। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी किसने और कैसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी करवाई थी और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? काजल ने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए। पहले सिर्फ उसके एक हाथ पर पैरालाइज्ड हुआ था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी क्योंकि वो एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था। वो मुझे एक हाथ से खूब मारता था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसे निमोनिया हो गया था और वो बुखार से तड़प रही थी और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, इसलिए क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची लोग थे। ये मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और उसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ अत्याचार बर्दाश्त करती आ रही हूँ। मेरा पति ठीक से काम नहीं कर पाता था। डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि अब इसका पैरालाइज बढ़ रहा है और अब इनकी टांग पर भी पैरालाइज का असर हो गया है। इसे कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, ये बोल भी नहीं पाता है, लेकिन एक हाथ इसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा हुआ है जो उसके बेड के पास ही रखा रहता है और उसे अपने हाथों की उंगलियों में पकड़कर जब वो गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और वो डंडे से मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरे शरीर पर जो ज़ख्म के निशान हैं वो किसी को ना दिखाई दे। अगर कोई मेरे ज़ख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। ये आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रखती हो, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो और तुम इसके लिए पैसे भी कमाती हो और इस आदमी के लिए तुम मेरे साथ भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? वो इंसान तुमको मारता पीटता है, वो भी एक ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं उसको इस तरह की एडवाइस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, ये जैसा भी है पर है तो मेरा पति ही और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। ये सब तो जाएंगे ही एक दिन नरक में और इनसे सवाल भी ज़रूर किए जाएंगे, इनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ भी बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी और ये सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वो कहने लगी, अगर इनकी मौत हो गई तब भी मुझे सब बुरा ही कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला, क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में भी और मुझे मारता है फिर भी मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं ये अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है या फिर धंधा करती है या गलत तरीके से पैसे कमाती है, वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, भला कौन लड़की टिकेगी। अब मैं तंग आ गई थी, इसलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था तो फिर मैं कुछ गलत ही कर लेती हूँ। तभी आपको मैंने वो सब कुछ कह दिया था, मुझे माफ़ कर दो। मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम निशा रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गई हुई थी, लेकिन जब घर वापस आई तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अभी तक की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे सब कुछ रख दिए थे और उससे कहा था कि मोबाइल बेच देना और इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना।
लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुँचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर दोगे ना, तो भगवान की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वो मुझे देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया था, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ आया था कि उसने क्यों अपनी बेटी का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। और हर चीज़ों पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, इसका मतलब यही था कि जिसका सामान है वो बेचारी तो इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहाँ से चला गया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने एक तरफ औरत को इतना बड़ा बनाया हुआ है कि अगर वो अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये औरत अच्छी नहीं हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत के कहने पर गलत काम करने के लिए इनकार करे तो वो बहुत अच्छा है। और काजल ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने इनकार करके साबित कर दिया था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का इरादा नहीं रखता तो उसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती। और वो भी इस पाप से बच गई थी। काजल काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था, वो भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी थी अभी भी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने अभी तक उसको अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रख दिया था, जहाँ पर वो हमेशा के लिए सेफ रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का क्या हाल है। वो खामोशी से मार खाती रही। लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा शायद फिर से वो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आई होगी, लेकिन इतने दिनों तक तो वो मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से मेरा ख्याल कैसे आ गया। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा। मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या लाई हो तुम। तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल भी टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने उससे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ। उसने कहा कि उस दिन के 2 हफ्ते के बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत समझाया। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी होने जा रही है, और वो भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वो अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। मुझे बताती तो मैं उससे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख 10 दिन बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वो किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया था कि सामने कोई और नहीं बल्कि काजल खड़ी हुई थी और वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई है क्या, सब ठीक तो है ना, और तुम्हारा पति कहाँ है, तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरे होने वाले पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, और फिर अचानक से मैं समझ
गया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, आप ही वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा, मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने यह बात कही तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था और खुशी से पूरी तरीके से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। वो मेरी पत्नी है और हम दोनों अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। वो कहती है ये मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई है। मैं इसका नाम निशा रखूँगी। मैं भी उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम निशा ही रखना, बहुत प्यारा नाम है और तुम यही समझना कि ये तुम्हारी बेटी दोबारा से वापस आ गई है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी निशा वापस कर दी। उसने मेरे घर को घर बना दिया। उसके कदम पड़ते ही मेरा होटल और भी ज़्यादा अच्छा चल निकला था। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे काजल के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ गलत काम करके अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की थी और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। काजल बेचारी की ज़िंदगी में भी अब सुकून आ गया था, क्योंकि जब वो अपने माता पिता के पास थी तब भी उसे बहुत कष्ट उठाए थे और शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वो बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। भगवान ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया था और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया था। अब वो मेरी पत्नी है और मैं पिता बन गया हूँ। वो मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काजल जैसी पत्नी मिली है। वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई और मेरी ज़िंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।